नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से प्रभावित विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा गुरुवार तक इटली के लिए भी भेजा जाएगा भारतीय चिकित्सा दल। राजधानी दिल्ली में गहरी साजिश के तहत कराई गई हिंसा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा पुलिस ने वक्त रहते काबू में किए हालात। चर्चा के दौरान सभी दलों ने एक सुर में की हिंसा की निंदा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई प्राथमिक सदस्यता। पार्टी ने मध्य प्रदेश से घोषित किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना राज्यसभा उम्मीदवार। राज्यसभा की 55 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 सहयोगी दलों समेत 11 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने झारखंड से दाखिल किया नामांकन। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4,200 के पार। 100 से ज्यादा देशों में फैला कोरोना वायरस। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 60 मामले। श्रीलंका में भी कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि। लोकसभा में दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत हुई। उन्होंने हिंसा में जान गंवाने वालों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पुलिस ने हिंसा को नियंत्रित करने में अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा से जुड़े 1100 आरोपियों की पहचान की गई है। वहीं 40 टीमें दिल्ली हिंसा के आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 अकाउंट ऐसे मिले जो 22 के दिन शुरू हुए और 26 के दिन बंद हो गए। 60 अकाउंट। और वो क्या समझते हैं, बंद करने से बच जाएंगे क्या? जहां पर भी है पुलिस ढूंढ कर निकालेगी, ढूंढ कर निकालेगी। मान्यवर 25 मामले हमने आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर चुके, उनको भी ढूंढ के निकालेंगे। मान्यवर, हमने विज्ञापन और सोशल मीडिया से भी अफवाहों से दूर रहने का हमने किया। मान्यवर, पैसा भी दिल्ली में पहुंचाया गया है, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। हम इसकी तह तक जाएंगे। इसकी रिसीव करने वाले लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर पैसा भी पहुंचाया गया, सोशल मीडिया से भड़काया गया। उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ था, परंतु ये 12 स्थानों तक हिंसा रुकी रही। मैं मानता हूं मान्यवर कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। इससे पहले सदन में हुई चर्चा में सभी दलों ने एक सुर में हिंसा की निंदा की। इस दंगे में बंदूक और गोलाबारी से भी कहीं अधिक घातक साबित हुआ। आप मुझे बताइए, किसके घर के ऊपर लोहे के एंगल को जमाकर गुलेल रखी जाती है और एक साजिश के तहत हर 10वें घर के ऊपर एक गुलेल पाई गई, हर 10वें घर को इंगित करके गुलेल पाई गई
और ईंटों का जखीरा शायद दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा ईंटों का जखीरा जो है वो भी यहां पे पाया गया कि निगम के सफाई कर्मचारियों को समझ नहीं आया कि ये सड़क बनाने की कुवैत है कि बोरियों में भरकर उनको ऊपर ले जाया गया। दंगा में ना हिंदू का जय होते हैं, ना मुसलमान का विजय होते हैं, लेकिन इंसानियत जरूर पराजय होते हैं। पराजय अगर होते हैं तो इंसानियत की पराजय होते हैं। तो ये दंगा में, दिल्ली की दंगा में अगर किसी को पराजय हुए हैं वो हमारा इंसानियत की पराजय है। मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के उस वक्त में अपने देश में हिंसा निर्माण करे और उनको दिखा दे कि भारत में शांति नहीं है। ऐसी एजेंसी जो अपने देश में काम करने वाली है उनका खोज करना, उनके ऊपर पाबंदी लाना अपने सारे एजेंसी का काम है, शासनकर्ता का भी काम है। जब वहां पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे उद्ध्वस्त करने में हमारी सेना सफल होती है तो दिल्ली में ये आतंकवादी कार्रवाई करने वाले लोगों को पाबंदी लाने में असफलता क्यों प्राप्त हुई, ये हमें जानकारी करने का हमारा अधिकार है। Continuing the lineage of Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy Garu, who was a strong votary of religious tolerance, his son Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu and our party are of the firm belief that God is one and there is no place for religious intolerance. Sir, firm action should be taken against those who are trying to whip up religious passions and bring in hatred in the name of religion or God. 23, 24, 25 फरवरी को दिल्ली में जो हिंसक घटनाएं हुई उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। महोदय, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं। इससे देश का माहौल खराब होता है और देश का जो विकास है वो प्रभावित होता है। पूरा प्रशासन तंत्र इस तरह के कामों में उलझ जाता है। तो इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और पूरा सबको मालूम है कि देश में जो पिछले कई महीनों से जो देश का माहौल खराब किया जा रहा है उसका यह परिणाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि कोरोना वायरस प्रभावित देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोरोना से जूझ रहे ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के बारे में सरकार की कोशिशों के बारे में आज राज्यसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने बताया कि गुरुवार तक इटली के लिए भी भारतीय चिकित्सा दल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। As government started receiving information about the spike in coronavirus cases in Iran, as a precautionary measure, direct flights between India and Iran were temporarily suspended with effect from 27 February. Advisories were issued to avoid travel and returning passengers were started to be screened. This is an ongoing exercise. Our embassy in Tehran and consulates in Bandar Abbas and Zahedan naturally reached out immediately to Indian nationals in Iran to ascertain their welfare. An advisory was issued asking our nationals to observe appropriate precautions. Emergency contact details of the Indian mission were put out. Embassy and consulate officials have been reassuring Indian nationals and ensuring they are in good health and had adequate provisions. विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 6 सदस्यीय चिकित्सा दल ईरान भेजा है। ये दल वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के नमूने एकत्र कर परीक्षण कर रहा है। ईरान से अब तक 108 नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक आई है। इनमें से 58 नागरिकों को 10 मार्च को ईरान से भारत वापस लाया गया। उन्होंने बताया कि अभी 529 नमूनों के परीक्षण की रिपोर्ट आनी बाकी है। इनकी भी स्वदेश वापसी शीघ्र होगी। Over the last few days, government has been making focused efforts for the safe return of stranded Indians. Given the scale of COVID-19 infection,
and its pressures on Iran's own resources, a team of 6 Indian health officials has been deputed to Iran in order to set up testing and sampling facilities there. The first batch of 108 samples were received in India on 7 March. These were tested, and 58 Indian pilgrims, 25 men, 31 women, and 2 children, who tested negative, were repatriated in a special IAF C-17 flight on 10 March. We have also received samples of 529 more Indians on this flight, which are being tested in the National Institute of Virology, Pune. राज्यसभा में सदस्यों ने भी कोरोना को लेकर बरते जाने वाले एहतियात और विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर अपनी राय रखी। जो 1000 के करीब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और जो पिलग्रिमेज के लिए वहाँ गए हैं, उनमें से कितने लोग अभी तक हिंदुस्तान वापस अपने देश में लौटे हैं, और अगर नहीं लौटे हैं तो कब तक वो लौटेंगे, और उनका स्टेटस क्या है अभी? Yesterday I received news from Kanyakumari district. That is, the fishermen, more or less about 1,000 fishermen are there. The news is food is available only for 2-3 days, and water also is available for 2-3 days. After that, there is no guarantee. They said we can't do anything. This is a very serious matter. You kindly take up the issue with the concerned government. Indians are stranded at Milan airport for the last 24 hours. Out of that, 28 are from Kerala. Last 24 hours, they are in the airport. Now the airport is deserted except Indians are there. They are not getting any food, any help, so they are all panicking. And the relatives in our state, they are also panicking. I would like to know what steps the government is taking to bring back Kerala and India. Not to create panic in any communication which we do. That's the first one. And the second one is to look at what some of the state governments have done in the last 7-8 days while they've been disrupting parliament here. Two suggestions from a state government like mine in Bengal, 2 things which work very well. I want to share those suggestions. Hundreds of Keralites are blocked in Italy. Several numbers of Keralites, they are in the airport. The air tickets issued are cancelled from the airport. And a group of fishermen in Iran, it is also mentioned in your note. Moreover that, several workers who have come from Gulf countries on leave, they are not in a position to return to their leave, to their job. Our Chief Minister requested to Government of India to intervene in this matter and make arrangements for the transportation. That only after screening and testing of those people's samples, and if they are found to be negative, they are brought back. Until then, those who are stranded there, especially the fishermen who are from Tamil Nadu, they are lack of food and water and everything, basic amenities. So kindly, please ensure through our embassy that they are fulfilled with their basic needs at least, and also safeguarded from this effect of this coronavirus. The border across Bihar and Nepal and Bengal and Bangladesh, I thought the land borders are sometimes very porous, whether adequate steps have been taken. Many of them are now facing difficulties to go back. Please ensure that they will get their jobs once they get back there. Number 2, the masks and sanitizers not available anywhere now. देश में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने पर अब इस वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। मुंबई में 2 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से केरल के 3 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। कल कोरोना के 10 नए मामले सामने आए थे, जिनमें केरल से 8, राजस्थान से 1 और दिल्ली से 1 मामला सामने आया। कोरोना को लेकर आज मंत्रियों के समूह की भी बैठक हुई। इसमें ताज़ा हालात की समीक्षा की गई। वहीं भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 8 देशों के नागरिकों के सभी नियमित वीजा और ई वीजा निलंबित कर दिए हैं। ये देश हैं फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में लोगों को इन देशों की यात्रा से बचने को कहा गया है और अनावश्यक विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी है।
इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के 5 जिलों में सभी प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही सभी सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक एहतियातन बंद कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर में सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्टेडियम और स्पोर्ट्स क्लब को गुरुवार से बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उचित और पर्याप्त उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ ने जनहित याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कोरोना वायरस के उपचार और जांच के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाएं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4,200 को पार कर गई है। ये वायरस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। वहीं श्रीलंका में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। चीन में इस वायरस से 22 और मौतों के बाद सिर्फ चीन में अब तक 3,158 मौतें हो चुकी हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंगलवार को कोरोना वायरस से पीड़ित वुहान शहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रमुख केंद्र हुबेई प्रांत और इसकी राजधानी वुहान में इस वायरस पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद अब हालात को सामान्य करने में प्रारंभिक सफलता मिल रही है। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश इटली है। इटली में अब तक कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इससे 631 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए पूरे इटली में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिसके बाद दुनिया भर में विमानन कंपनियों ने इटली से आने जाने वाले हजारों विमान सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया है। इटली के सेना प्रमुख के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच ब्रिटिश सांसद और स्वास्थ्य विभाग की मंत्री नदीन डॉरिस कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। अब तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान में मरने वालों की तादाद बढ़कर 354 हो गई है। ईरान में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अमेरिका ने ईरान से अपने सभी कैदियों को छोड़ने की अपील की है। वहीं कनाडा और मध्य अमेरिकी देश पनामा में भी कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज मुंबई में विधानसभा भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर एनसीपी के कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होंगे। झारखंड में जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने रांची में विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल किया। उधर बीजू जनता दल के 4 सदस्यों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की उपस्थिति में सुभाष सिंह, मुन्ना खान, सुजीत कुमार और ममता महांत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा में होने वाले इस नामांकन के मौके पर बीजेडी के कई मंत्री और विधायक उपस्थित थे। सत्रह राज्यों की राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें 2 सहयोगी दलों के उम्मीदवार शामिल हैं। आज बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व कांग्रेस नेता और बीजेपी का दामन थाम चुके भुवनेश्वर कालिता को
असम से टिकट दिया गया है। इसके अलावा विवेक ठाकुर को बिहार झारखंड से दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, गुजरात से अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा, महाराष्ट्र से उदयन राजे भोसले को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मणिपुर से लियनसेम्बा महाराजा को टिकट दिया गया है। सहयोगी दलों में आरपीआईए के रामदास अठावले को महाराष्ट्र और बीपीएफ के विश्वजीत देमारी को असम से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के दिग्गज युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनसंघ और भाजपा की स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में राजमाता सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो जीवन को बदल कर रख देते हैं। राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि जनसेवा के लक्ष्य की पूर्ति आज कांग्रेस के माध्यम से नहीं हो पा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए। इस अवसर पर बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। ताजा सियासी संकट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को भोपाल से बाहर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायकों को दिल्ली के पास गुरुग्राम भेजा गया है, जबकि कांग्रेस के विधायक जयपुर में रहेंगे। दिल्ली से भोपाल तक राजनीतिक घटनाक्रम और बैठकें जारी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को सभी तरह के बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। पहले ऐसा ना होने पर बैंक की तरफ से ग्राहकों से पेनल्टी वसूली जाती है। एसबीआई बैंक के मुताबिक इस फैसले से 44 करोड़ 51 लाख ग्राहकों को इसका फायदा होगा। एसबीआई ने सभी बचत खातों पर ब्याज दर समान रुपए से सालाना 3% कर दिया है। मौजूदा वक्त में एसबीआई सेविंग अकाउंट पर 1 लाख तक के डिपॉजिट पर 3.25% की हिसाब से ब्याज मिलता है, जबकि 1 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट पर 3% की दर से ब्याज मिलता है। बैंक ने एफडी पर ब्याज दर में भी कटौती की है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की।
संयुक्त राष्ट्र की जलवायु पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण के सभी पहलुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। खासकर लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक ओर वैश्विक तापमान का बढ़ना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और बर्फ पिघलना जलवायु परिवर्तन के भौतिक संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवासन और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों पर भी ये प्रभाव डाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अगर पेरिस समझौते पर अमल नहीं हुआ तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ सकता है। विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें करीब 20,000 लोग एक साथ योग करेंगे। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पिछले साल यानी कि साल 2019 में झारखंड की राजधानी रांची में योग पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। Congregation of yoga will be taking place in high altitude location like Leh for the first time. A 45 minutes yoga drill based on a common yoga protocol is the highlights of the observation of International Day of Yoga. The PM is expected to carry out the Yogasana based on common yoga protocol along with the anticipated gathering of 15,000 to 20,000 people on the Yoga Day. और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।